यस चीफ बास 00 सेक्शन अटैनिंग ओवर। अचानक एक इंतहाई भारी आवाज़ सुनाई दी। चीफ बास, मैं मिशन 0 पॉइंट पर पाकिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ एक शख्स अली इमरान से अचानक टकराव हो गया है। मैंने वर्ल्ड स्टार ऑर्गेनाइजेशन से इसके मुतालिक पूछा है तो उन्होंने गैर सरकारी तौर पर उसे इंतहाई भयानक आदमी बताया है। यहाँ एक्रीमेंट डबल एजेंट वर्था भी मौजूद है, इसीलिए मैंने प्रोग्राम बनाया है कि वर्था और उसके साथियों को इमरान से लड़ा दिया जाए और खुद मिशन मुकम्मल कर लिया जाए। मैंने कॉल इसीलिए की है ताकि आपसे अपनी प्लानिंग कंफर्म करा लूँ। ओवर। जैनी ने कहा, अगर तुम अली इमरान से टकरा गई हो तो फिर तुम्हारे मिशन में कामयाबी का 1% चांस नहीं रहा। तुम्हारे मिशन की प्लानिंग की ऐसी की गई थी कि इसमें इमरान कहीं भी नहीं आता था। फिर तुम उससे कैसे टकरा गई, तफसील बताओ। ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में कहा गया। अब जैनी को पूरी तरह यकीन आ गया कि वर्ल्ड स्टार ऑर्गेनाइजेशन वाले ने इस इमरान के मुतालिक जो कुछ बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और फिर उसने जवाब में होटल में मैजिक शो से लेकर नवाब शहरयार खान की हवेली में पहुंचने, वहां पहले से मौजूद अली इमरान से टकराने और फिर वहां से फरार होकर वापस पहुंचने तक की सारी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि तुम्हारा मिशन लीक आउट हो चुका है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम्हारी निगरानी कर रही है। तुम फौरी तौर पर अपना मिशन खत्म करके वापस स्विट्जरलैंड चली जाओ। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है, हम कोई और पार्टी भेजेंगे। ओवर। चीफ ने कहा, लेकिन बास इस तरह तो वो वर्था अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो जान से राब्ता है और जान नहीं आखिरी रिपोर्ट में मिशन के काबिल अमल होने या ना होने का फैसला करना है। ओवर। जैनी ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, जैसे उसे चीफ के इस हुक्म पर हैरत हुई हो। हाँ ये बात तो है। तो फिर तुम ऐसा करो कि अपनी तमाम सरगर्मियां खत्म करके सिर्फ वर्था की निगरानी करो। जब वर्था अपने मिशन के करीब पहुंचे तो इस वक्त मैं दूसरी टीम भेज दूंगा। फाइनल ज़रा वही टीम लगाएगी। इस तरह तुम आउट ऑफ पिक्चर रहोगी, वरना इमरान तुम्हें लाजमन क्रश कर देगा। ओवर। चीफ बास ने कहा, बास जो प्लान मैंने बताया है उसके मुतालिक क्या ख्याल है। ओवर। जैनी ने पूछा, वो इंतहाई अहमकाना प्लान है जैनी। तुम इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सामने असल प्लान लाना चाहती हो। अगर उन्हें K1 की मामूली सी बनक भी पड़ गई तो फिर K1 का एक जरा भी हासिल नहीं हो सकेगा। अभी उसकी इत्तला सिर्फ स्विट्जरलैंड हुकूमत को ही हो सकी है और स्विट्जरलैंड की हुकूमत चूँकि गैर फौजी है इसीलिए उसने एक्रीमिया तक ये इत्तला पहुंचा दी। लेकिन एक्रीमिया हमारे खौफ की वजह से बराह रास्त सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने अपनी डबल एजेंट वर्था के जरिए ये प्लान मुकम्मल कराना चाहा। लेकिन वो जान को वहां ले जाने और उस पर प्लान ओपन करने पर मजबूर थे, क्योंकि जान ही उसे दरियाफ्त करने वाला था। और अब इस बात का एक्रीमिया को तो इल्म ही नहीं कि जान दरअसल हमारा आदमी है। इसलिए जो कुछ वो हमसे छुपा रहे थे वो जान के तवस्सुत से हम तक पहुंच चुका है। हमने भी तुम्हें इस मिशन पर सिर्फ इसलिए लगा दिया था कि एक्रीमिया की हुकूमत ना चौंके। लेकिन अब तुम्हारे इमरान से टकराने के बाद सारी सूरत हाल ही बदल गई है। अब तुम बेकार हो चुकी हो। ओवर। चीफ बास ने करख्त अंदाज में तफसील बताते हुए कहा, लेकिन बास मैं वर्था के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकती। ये मेरी मौत और ज़िंदगी का मसला है। ओवर। जैनी ने फैसला कुन लहजे में कहा, तो फिर ऐसा करो कि इमरान से मिलकर उसे अपने और वर्था के मुतालिक सब कुछ बता दो ताकि ये मिशन मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म हो जाए और K1 जैसी इंतहाई नायाब दात हमारे मुकाबले में इस्तेमाल हो। ओवर। चीफ बास ने इंतहाई तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं बास, मैं इमरान और वर्था दोनों को शिकस्त देना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इस पहलू को सामने रखकर मुझे हदायत दें। ओवर। जैनी ने मिन्नत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कराना चाहता। लेकिन मैं वर्था के मुकाबले में तुम्हारी नफ्सियात भी समझता हूँ, इसीलिए तुम ऐसा करो कि बिल्कुल ही नया प्लान बनाओ। तुम जान से मिलकर उसे हदायत दे दो कि वो फाइनल रिपोर्ट नाकामी की दे दे। इस तरह एक्रीमिया खुद बहुत पीछे हट जाएगा। इसके बाद तुम जान से मिलकर वर्था का खात्मा कर दो। इसके बाद खामोशी से वापस चली जाओ। इमरान को इस तरह असल मिशन का पता ना चल सकेगा। फिर कुछ अरसा ठहर कर हम नया मिशन तरतीब देंगे और खामोशी से K1 वहाँ से निकाल कर रूसिया मुंतकिल कर देंगे। ओवर। चीफ बास ने कहा, ये ठीक रहेगा बास, इसमें बस इतनी तरमीम कर दें कि वर्था के हाथमे के बाद मैं इमरान का हाथमा भी कर दूं ताकि आइंदा के लिए ये अहमक फिर रुकावट ना बन सके। ओवर। जैनी ने खुश होते हुए कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है जैनी, अगर ये इतना ही आसान होता तो इमरान अब तक लाखों बार मर चुका होता। ओवर। चीफ बास ने कहा, बास आप मेरी सलाहियतों पर एतमाद करें, मैं उसे इस तरह ट्रैप करूंगी कि वो मेरे जाल से किसी सूरत भी ना निकल सकेगा। आप सिर्फ इजाज़त दे दें। ओवर। जैनी ने इसरार करते हुए कहा, ठीक है तुम भी कोशिश कर लो, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम्हें किसी भी वक्त महसूस हो कि तुम इमरान के शिकंजे में कसी जा रही हो तो फ़ौरन वापस चली आना, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर। ओवर। चीफ बास ने कहा, ठीक है बास, मैं वादा करती हूँ। ओवर। जैनी ने खुश होते हुए कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया।
जैनी ने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ किया, उसे वापस ब्रीफ केस के खुफिया खाने में रखा और फिर शावर बंद करके वो ब्रीफ केस उठाए बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर निकलकर उसने ब्रीफ केस अलमारी में रखा और फिर मेज़ पर रखी हुई डायरेक्टरी उठा ली। वो अब इमरान का फ़ोन नंबर देखना चाहती थी। अभी वो डायरेक्टरी की वर्क गर्दानी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और वो बुरी तरह चौंक पड़ी। कौन है? उसने ऊंचे और तेज़ लहजे में पूछा। मैं डक्सन हूँ मादाम। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी और जैनी होंठ काटती हुई उठ खड़ी। डक्सन की यहाँ आमद इस तरह उसके हलक से उतर नहीं रही थी, लेकिन वो डक्सन की आवाज़ पूरी तरह पहचानती थी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वाकई डक्सन मौजूद था। आप मुझे यहाँ देखकर हैरान तो हो रही हैं मादाम, लेकिन मैं अहम खबर लेकर आया हूँ, डक्सन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अंदर आ जाओ, जैनी ने एक तरफ हटते हुए कहा और डक्सन अंदर दाखिल हुआ तो जैनी ने दरवाज़ा बंद करके चटहनी चढ़ा दी। बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इस कमरे का कैसे पता चला? जैनी ने संजीदा लहजे में पूछा। मादाम, आपने डॉन को हदायत की थी कि वो जॉन से राब्ता कायम करके रिपोर्ट दे। मैं उस वक्त डॉन के पास मौजूद था। डॉन को जब आपने फ़ोन की बजाय स्पेशल ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देने के लिए कहा तो शायद वो इस बात पर चौंका था। उसने अपने फ़ोन के साथ कॉल ट्रेस करने वाला एक खसूसी आला नस्ब किया हुआ था ताकि कोई भी कॉल ना आ सके। स्पेशल ट्रांसमीटर की बात सुनते ही उसने आपकी कॉल इसी मकसद के लिए ट्रेस की तो उसने फैसला किया कि आपने ये कॉल होटल अल्पाइन से की है और फिर होटल अल्पाइन फ़ोन करने पर आपके कमरे का नंबर मालूम हो गया क्योंकि आप यहाँ भी जैनी कॉलिंस के नाम से ही ठहरी हुई हैं, डक्सन ने तफसील बताते हुए कहा और जैनी ने एक तवील सांस लिया। मेरा पासपोर्ट इसी नाम से है, इसीलिए मजबूरी है। बहरहाल ये बात तो ख़त्म हुई, अब बोलो कि क्या इत्तला लेकर आए हो? जैनी ने सर हिलाते हुए कहा। मादाम, सूरत हाल इंतहाई बिगड़ चुकी है। डॉन को उसके होटल के कमरे में कत्ल कर दिया गया है। जान और उसकी पूरी लेबॉर्ट्री जलाकर राख कर दी गई है। जान की जली हुई लाश उसके मलबे से मिली है। ये तो शायद उसका पता भी ना चलता कि आग के शोलों को एक हेलीकॉप्टर ने चेक करके इत्तला दी। चुनाचे वहां नज़दीकी फायर ब्रिगेड की जमात पहुंच गई, लेकिन वो आग को पूरी तरह बुझा ना सके। पूरी लेबॉर्ट्री जलकर राख हो गई है। जान और एक आदमी की जली हुई लाशें मिली हैं। जान को भी पहले गोली मारकर हलाक किया गया है और दूसरे आदमी को भी उसके मुतालिक पता चला है कि वो कोई डॉक्टर है जो पहाड़ों के नीचे रहता था, डक्सन ने कहा। वर्था कहाँ है? जैनी ने होंठ काटते हुए डक्सन से पूछा। वर्था के मुतालिक मैंने तफसीली इंक्वायरी की है। आपको इल्म है कि डॉन ने वर्था की कार में खुफिया निज़ाम सेट कर दिया हुआ था। उसकी रिपोर्ट डॉन के एक सेंटर में बाकायदा रिकॉर्ड होती है। इस रिकॉर्ड से पता चला है कि वर्था पहले पहाड़ों से नीचे गई है। उसने वहां से इस डॉक्टर को अगवा किया और उसे ऊपर पहाड़ी पर लेबॉर्ट्री में ले आई। इसके बाद डॉक्टर और जान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और पूरी लेबॉर्ट्री को किसी खास केमिकल की मदद से आग लगा दी गई और फिर वर्था इसी कार में बैठकर 30 निशामन कॉलोनी पहुंची है। वो यकीनन उसका सेंटर होगा। इसके बाद एक और बात सामने आई है कि वर्था वहां से उसी कार में बैठकर 4 आदमियों के साथ पहले वो होटल सिल्वर स्टार गई जहां डॉन रहता था। बातचीत जो टेप हुई है उसके मुताबिक उसका मकसद डॉन को अगवा करना था। उसका प्रोग्राम था कि डॉन की जगह अपना आदमी मेकअप में भेज दे ताकि हमारे ग्रुप की तमाम सरगर्मियां उसकी नज़र में रहें, लेकिन डॉन पहले ही कत्ल हो चुका था और उसे किसी हबशी ने कत्ल किया था। वर्था इस हबशी का ताकुब करते हुए शहर में एक इमारत तक पहुंची है और फिर वो मेकअप करके उसके अंदर गई है। इसके साथ ही वहीं कार में बैठे रहे हैं। उनकी बातचीत से इस इमारत की साख सामने आई है। इसके बाद वो लोग कार से उतर गए हैं और फिर कुछ पता नहीं चला। मैंने इस इमारत को चेक किया है। ये एक किलानुमा इमारत है। इस पर किसी राना तहवर अली संदूकी की नेम प्लेट लगी हुई थी और इसमें 2 ग्रांडियल हबशी रहते हैं। अब वर्था की कार वहीं खड़ी है, लेकिन वर्था खुद और उसके 4 साथी गायब हैं, डक्सन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारी रिपोर्ट हैरत अंगेज है डक्सन। वो हबशी कौन है? उनका किस तंजीम से ताल्लुक है और इसने डॉन को क्यों कत्ल किया है? जैनी के लहजे में हैरत थी। मैंने उस हबशी की भी इंक्वायरी की है। वो हबशी पहले आर्थर की बार में गया है। उसने वहाँ काउंटरमैन और एक वेटर को कत्ल किया है। फिर वो ऊपर आर्थर के दफ्तर में गया है। उसने वहाँ आर्थर की एक साथी लड़की को कत्ल किया है और आर्थर को अगवा करके अपने साथ ले गया है। आर्थर के सामने एक इमारत में रहने वाले आदमी ने मुझे उसका हुलिया बताया है क्योंकि उसने उसे आर्थर को उठाकर बार से लाकर कार में डालते हुए खुद देखा है। वो ग्रानियल टाइप का इंतहाई ताकतवर किस्म का हबशी है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद जब मैंने ज़ेरे ज़मीन दुनिया से राब्ता कायम किया तो पता चला कि उसका नाम जवाना दी ग्रेट है। वो इंतहाई जालिम, सफाक और खतरनाक आदमी है। आजकल ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर उसके नाम की दहशत छाई हुई है। वो बात बाद में करता है और कत्ल पहले करता है, डक्सन ने कहा। तुम वाकई अपने काम में माहिर हो डक्सन। तुमने जिस तरह तफसीली रिपोर्ट मुझे दी है वो वाकई तुम्हारी सलाहियतों की निशानदही करती है, जैनी ने तारीफ भरे लहजे में कहा। शुक्रिया मादाम, मेरी तो सारी उम्र ही इस चक्कर में गुजर गई है, डक्सन ने सर हिलाकर शुक्रिया अदा करते हुए जवाब दिया।
इसका मतलब है कि वर्था और उसके साथी इस हबशी के हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन ये हबशी आखिर कौन है जो बैक वक्त दोनों ग्रुपों के खिलाफ काम कर रहा है? इधर उसने हमारे आदमी डॉन को कत्ल कर दिया, आर्थर को अगवा किया, उधर वर्था और उसके साथी भी उसके पीछे हैं। तुमने आदत के मुताबिक इस बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की? जैनी ने होंठ काटते हुए पूछा। की है मादाम, वो हबशी जवाना एक अहमक से शख्स अली इमरान का मुलाजिम है, डक्सन ने जवाब दिया। और जैनी इमरान का नाम सुनते ही यकलहद बौखलाकर उठ खड़ी हुई। क्या क्या कह रही हो? जैनी ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। क्यों मादाम, क्या हुआ? मैं तो इसीलिए आपको ना बता रहा था कि मुझे खुद इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं आ रहा था। भला ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर दहशत बनकर छाया हुआ हबशी किसी अहमक का मुलाजिम कैसे हो सकता है? डक्सन ने हैरान होते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वर्था का ग्रुप भी इस इमरान की नज़रों में है। ओ, ये आखिर चीज़ क्या है? डैनी ने दोबारा कुर्सी पर तकरीबन गिरने वाले अंदाज में कहा। लेकिन मादाम, डक्सन अब भी मादाम की हैरत पर हैरान हो रहा था और जैनी ने चीफ बास के साथ होने वाली तमाम बातचीत और फिर नवाब शहरयार खान की हवेली में गुजरने वाली तमाम कार्रवाई उसे तफसील से बता दी। क्योंकि डॉन के मरने के बाद अब डक्सन ही उसके ग्रुप का करता धरता था। ओ, तो इसका मतलब है कि ये बज़ाहिर अहमक इंतहाई खतरनाक आदमी है, डक्सन ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ डक्सन, और मैंने फैसला किया है कि इस इमरान को और वर्था दोनों का खात्मा करके चीफ बास को बता दूं कि जैनी में अभी सलाहियतें हैं। तुम बताओ अब क्या होना चाहिए? जैनी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मुंह बसो रही हो। मादाम, ये काम मुश्किल नहीं है। हमारे ग्रुप में सवाए डॉन और प्रोफेसर वहाँ के जो वहाँ हवेली में ख़त्म हुए हैं, बाकी सब अफराद मौजूद हैं। हम आसानी से उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। अब हमारा पहला मिशन इन दोनों का खात्मा होना चाहिए, उसके बाद असल मिशन की तरफ सोचेंगे। और मादाम, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है। नवाब शहरयार खान की बेटी बानो और इमरान के दरमियान कोई सिलसिला ज़रूर मौजूद है। क्यों ना हवेली से बानो को अगवा करके उसकी जगह हमारी कोई औरत ले ले? इस तरह हम इमरान को आसानी से कवर कर सकते हैं, डक्सन ने कहा। नहीं, इस तरह हम फंस भी सकते हैं। हमें डायरेक्ट और तेज़ एक्शन करना चाहिए। मसलन सबसे पहले हम पूरी कुव्वत से इस इमारत पर धावा बोल दें जिसमें हबशी रहता है। लाजमन इमरान भी वहीं रहता होगा। इमरान का खात्मा करते ही हम वर्था और उसके ग्रुप पर चार्ज दौड़ेंगे, जैनी ने फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है मादाम, इस तरह ज़्यादा आसानी रहेगी, डक्सन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओके, फिर अपने आदमी तैयार करो, हमें कोई बगैर वक्त ज़ाया किए इस इमारत पर चढ़ दौड़ना चाहिए, जैनी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है मादाम, फिर आप ऐसा करें कि ये होटल छोड़कर हमारे साथ हेडक्वार्टर में आ जाएं ताकि काम फौरी और तेज़ हो सके, डक्सन ने कहा। ओके, ये भी ठीक रहेगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जैनी ने कहा और फिर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। बानो जब नवाब शहरयार खान से दारुल हुकूमत जाने की इजाज़त लेकर वापस हवेली के बैरूनी हिस्से में पहुंची तो ना सिर्फ इमरान गायब था बल्कि वो जीप भी गायब थी जिसमें वो दोनों सवार होकर जैनी के ताकुब में गए थे। ओ, ये कहाँ चला गया है? बानो ने गुस्से से बुरी तरह पैर पटकते हुए कहा। बीबी जी, आपने मुझे बुलाया है? अचानक एक तरफ खड़े हुए मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर मोतबाना लहजे में पूछा। ये जो भी आदमी यहाँ खड़ा था वो कहाँ गया है और वो मेरी जीप कहाँ है? बानो ने घूमकर मुलाजिम से पूछा। लहजा हासा गसीला था। वो बीबी जी, आपके अंदर जाते ही वो जीप में सवार होकर बाग की तरफ चला गया है, मुलाजिम ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। अच्छा, तो उसकी ये जुर्रत, वो मुझे छोड़कर फरार हो गया है? अगर मैंने उसकी खाल ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी बानो नहीं है, बानो ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे वो तेजी से दौड़ती हुई एक साइड पर बने हुए गैराजों की कतार की तरफ बढ़ गई। पूरी कतार में गैराज बने हुए थे और उनकी तादाद तकरीबन 8 थी, जिनमें से एक का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो खाली था। ये वो गैराज था जिसमें से बानो ने लैंड क्रूजर जीप निकाली थी। बानो उसके साथ वाले गैराज की तरफ लपकी और उसने साइड में लगे हुए बटन को दबाया तो गैराज का दरवाज़ा खुद ब खुद ऊंचा उठ गया। इस गैराज में एक 2 सीटर इंतहाई जदीद मॉडल की स्पोर्ट्स कार मौजूद थी। ये कार बानो ने खसूसी तौर पर ऑर्डर देकर कारें बनाने वाली मशहूर कंपनी मर्सिडीज वालों से बनवाई थी। इसमें खसूसी ताकतवर इंजन नस्ब थे जिनकी वजह से कार की रफ्तार को बेहद तेज़ किया जा सकता था। बानो को ये कार बेहद पसंद थी और वो अक्सर दारुल हुकूमत इसी कार में जाती थी। उसने प्यार से इस कार का नाम रेड हाउंड रखा हुआ था। कार का रंग गहरा सुर्ख था। बानो उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और उसने एक बटन दबाया तो कार स्टार्ट हो गई। उसके गियर ऑटोमेटिक थे, सिर्फ पहला और रिवर्स गियर था और इन गियरों के लिए भी हैंडल वगैरह नहीं था बल्कि सामने पैनल पर 2 मुख्तलिफ बटन थे जिन्हें प्रेस करने से गियर लग जाते थे। उसका स्टीयरिंग जहाज की तरह हाफ था और स्टीयरिंग के दोनों आधे किनारों पर बटन लगे हुए थे जिन्हें प्रेस करने से खसूसी इंजन चाल पड़ते थे और कार की रफ्तार तूफानी हो जाती थी। सामने जहाज की तरह पैनल नस्ब था जिस पर बेतहाशा छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब और मुख्तलिफ रंगों के बटन थे। बानो ने बटन दबाकर पहला गियर लगाया और कार एक झटके से गैराज से बाहर निकल आई।
اور پھر بانو اسے ہانسی تیز رفتاری سے چلاتی ہوئی حویلی سے باہر نکل کر باغ میں داخل ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ عمران کو پکڑ لے گی۔ اس کی جیپ کے مقابلے میں یہ کار کہیں زیادہ تیز رفتار تھی۔ چند لمحوں بعد بانو کی کار مین گیٹ پر پہنچی تو وہاں موجود دربان نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ بانو نے کار روکتے ہوئے بری طرح چیخ کر کہا، کیونکہ کسی ملازم کا اسے اس طرح روکنا ایک نئی بات تھی۔ بی بی جی، ابھی وہ عمران صاحب جیپ میں یہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے، دربان نے آگے بڑھ کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ پیغام دیا ہے؟ کیا پیغام دیا ہے؟ جلدی بکو، بانو نے بری طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مس بانو آئیں تو کہہ دینا کہ وہ دارالحکومت آنے کی تکلیف نہ کریں، جینی سے نکاح پڑھواتے ہی میں ہنی مون منا لیں، اسے یہیں حویلی میں لے کر آؤں گا، ملازم نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بانو بری طرح چیختی ہوئی یکلہت اچھل کر کار سے باہر آئی اور دربان گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بب بی بی جی، یہ انہوں نے کہا تھا، دربان نے اس طرح گگیائے ہوئے لہجے میں کہا جیسے بات تو عمران نے کی تھی لیکن قصور اس دربان کا تھا۔ اس کی یہ جرأت مجھ پر طنز کرتا ہے، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی، اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں اسے توپ سے اڑا دوں گی، بانو نے غصے کی شدت سے تقریباً ناچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یوں اچھل کر کار میں بیٹھی جیسے کار کی بجائے عمران کی پشت پر سواری کر رہی ہو۔ دوسرے لمحے کار سائیں کی آواز نکالتی ہوئی کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بانو نے اسے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور پورے جسم میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عمران نے اس کی انا کو مجروح کیا تھا اور اسے اب عمران پر اس بے طرح غصہ آ رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس عمران فوراً اسے نظر آ جائے اور وہ خونی چمگادڑ بن کر اس کے گلے سے چمٹ جائے اور اس کا سارا خون پی جائے اور پھر کسی آدم خور درندے کی طرح اس کی ہڈیاں بھنبوڑ ڈالے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ عمران کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا انداز میں کار دوڑاتی ہوئی مین روڈ کی طرف بڑھی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں دور سے ایک گھوڑے سوار پر پڑیں۔ گھوڑے کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی کہ یہ گھوڑا عمران کے والد سر رحمان کا پالتو گھوڑا ہے۔ جب بھی سر رحمان جاگیر پر آتے تھے وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ سواری کا شوق پورا کرتے تھے۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر غصے سے کھولتی ہوئی بانو کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال لپکا۔ اس نے تیزی سے کار کا رخ اس سڑک کی طرف موڑ دیا جس پر وہ گھوڑا چل رہا تھا۔ کار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھوڑے سوار گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ بانو اور اس کی کار کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ سر رحمان کا پرانا سائیں تھا اور وہ مستقل طور پر یہیں جاگیر پر ہی رہتا تھا، لیکن اکثر سر رحمان کے پاس شہر بھی چلا جاتا تھا۔ خاصا بوڑھا اور پرانا ملازم ہونے کی وجہ سے سر رحمان بھی اس کی بے حد عزت کرتے تھے اور عمران تو اسے انکل کہتا تھا۔ اس نے عمران کو گود میں کھلایا ہوا تھا۔ وہ جب بھی شہر جاتا تو عمران سے ملنے ضرور اس کے فلیٹ جاتا تھا۔ بانو نے اس کے قریب جا کر کار روکی تو سائیں نے جھک کر بانو کو سلام کیا۔ بابا، وہ تمہارے سر رحمان کا بیٹا عمران کہاں ہے؟ بانو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چھوٹے صاحب، وہ تو ابھی شہر واپس گئے ہیں، وہ جیپ میں آپ کی حویلی سے اپنے ڈیرے پر آئے اور پھر سامان اٹھا کر اپنی کار میں ابھی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے ہیں، آپ کی جیپ ڈرائیور حویلی پہنچانے لے کر گیا ہے، سائیں نے کہا۔ کتنی دیر ہوئی ہے اسے گئے ہوئے؟ بانو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کار کا سن کر اسے اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوئے ہیں بی بی جی، سائیں نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس رنگ کی کار ہے؟ بانو نے پوچھا، کیونکہ وہ جیپ کو تو پہچانتی تھی لیکن عمران کی کار اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی اسپورٹس کار ہے، بس آپ کی کار سے تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اور بی بی جی، چھوٹے صاحب کار اس طرح دوڑاتے ہیں جیسے طوفان چل پڑا ہو، میں نے انہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ بوڑھے سائیں نے کہنا شروع کیا۔ شٹ اپ، میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ دارالحکومت میں عمران سر رحمان کی کوٹھی میں رہتا ہے؟ بانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، وہ علیحدہ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں اپنے باورچی سلیمان کے ساتھ، کنگ روڈ پر 200 نمبر فلیٹ ہے ان کا، سائیں نے جواب دیا۔ اور بانو نے سر ہلاتے ہوئے کار کو تیزی سے موڑا اور پھر بجلی کسی رفتار سے اسے مین روڈ کی طرف لے گئی۔ اب اسے عمران پر اور زیادہ غصہ آنے لگا تھا کہ اس جیسی اسپورٹس کار اس کے پاس کیوں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس جیسے ہی عمران نظر آئے گا ایک بار تو وہ اس کا حشر کرے گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس لیے وہ مسلسل غصے سے ہونٹ چباتی اسپورٹس کار کو انتہائی رفتار سے دوڑاتی ہوئی تھوڑی سی دیر میں دارالحکومت پہنچ گئی۔ سائیں نے اسے عمران کے فلیٹ کا نمبر دے دیا تھا، اسی لیے چند لمحوں بعد وہ کنگ روڈ پر پہنچ گئی اور پھر 200 فلیٹ کے سامنے اس نے پوری قوت سے بریک ماری اور دوسرے لمحے اچھل کر کار سے نیچے اتری اور بیک وقت 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی تیزی سے اوپر چڑھ گئی۔ اس گندے سے فلیٹ میں رہتا ہے، بانو نے دروازے پر پہنچتے ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا پاگلوں کو یہی دروازہ نظر آتا ہے؟ اندر سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گی۔ فکرہ سنتے ہی بانو کے تن بدن میں مزید آگ بھڑک اٹھی، اسی لیے وہ پوری طرح چیخ پڑی۔
ارے باپ رے، یہ تو نسوانی آواز ہے، ایک پاگل دوسری عورت، خدا خیر کرے۔ اس بات دروازے کے قریب سے اگر بڑبڑاتے آپ کو ہوئے میری لیکن ویڈیو واضح پسند آواز آئے تو سنائی دی اور پلیز بانو لائک بری شیئر طرح اینڈ پیر سبسکرائب پٹکنے کرنا لگی۔ مت بھولیے اسی گا، لمحے جزاک دروازہ اللہ۔ ایک جھٹکے سے کھلا اور بانو کا بے اختیار اٹھنے والا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا، ورنہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی بولنے والے کی ناک ضرور توڑ دے گی۔ او بی بی بانو آپ، دروازے پر کھڑے سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ تم سلیمان، تم یہاں کیسے؟ بانو کے لہجے میں بھی بے پناہ حیرت تھی۔ سلیمان سررحمان کے پاس جانے سے پہلے نواب شہریار خان کے پاس ہی ملازم تھا اور نواب شہریار خان نے ہی اسے سررحمان کے پاس بھیجا تھا۔ بانو اور سلیمان بچپن میں اکٹھے ہی کھیلتے رہے تھے کیونکہ سلیمان اس سے چند سال ہی بڑا تھا۔ میں یہاں عمران صاحب کے پاس ہوتا ہوں، ان کا باورچی ہوں، لیکن آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ پہلے تو کبھی نہیں آئیں اور نہ ہی عمران صاحب نے کبھی آپ کا ذکر کیا ہے، سلیمان نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ تم ہو، اس احمق کے باورچی کہاں ہے وہ؟ بانو کو تو عمران کا نام سنتے ہی دوبارہ غصہ آنے لگا۔ اندر آ جائیے، کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، سلیمان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک طرف ہٹتے ہوئے موتبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بانو کا اور اپنا مقام تو بہرحال پہچانتا ہی تھا۔ بانو قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور پھر سلیمان کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ یہ ڈرائنگ روم ہے؟ کوئی چیز بھی کرینے سے نہیں پڑی، بانو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کنواروں کے ڈرائنگ روم تو ایسے ہی ہوتے ہیں بی بی، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تمہارا صاحب ہے کہاں؟ بانو نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔